नमस्ते। कभी आपने सोचा है कि सदियों पहले हमारा अपना देश भारत बाहर से आने वाले लोगों की नज़रों में कैसा था? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम इतिहास को कुछ ऐसे ही यात्रियों की आंखों से देखेंगे जिन्होंने हजारों मील का सफर तय किया, सिर्फ भारत को देखने, समझने और हाँ, उसके बारे में लिखने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि भाई बाहर से आए लोगों के लिखे अकाउंट्स हमें अपना ये इतिहास समझने में मदद कैसे कर सकते हैं। इसको ऐसे सोचिए। हर ट्रैवलर एक अलग लेंस या चश्मे से दुनिया को देखता है, और ये चश्मा बनता है उसकी अपनी बैकग्राउंड से, उसके यहाँ आने के मकसद से और उस जमाने की सोच से। तो चलिए, आज हम ऐसे ही तीन बिल्कुल अलग अलग लेंस से भारत को देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 11वीं सदी के एक बहुत बड़े स्कॉलर अल बिरूनी से। देखिए, वो कोई आम टूरिस्ट नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो एक प्रॉपर एकेडमिक मिशन पर भारत आए थे। उनका मकसद था यहाँ के ज्ञान को समझना और उसे अपनी भाषा में दुनिया के सामने रखना। तो अल बिरूनी का जन्म हुआ था 973 सीई में, आज के उज़्बेकिस्तान में एक जगह है ख़वारिज़्म, वहाँ। और वो जगह उस ज़माने में आप कह सकते हैं लर्निंग का एक बहुत बड़ा हब थी। लेकिन किस्मत देखिए, 1017 में सुल्तान महमूद ने ख़वारिज़्म पर हमला कर दिया और वो कई दूसरे स्कॉलर्स के साथ एक हॉस्टेज यानी बंधक के तौर पर उसकी राजधानी गज़नी लाए गए। और मज़े की बात यह है कि यहीं से भारत में उनकी दिलचस्पी की शुरुआत हुई। देखिए, अलबरूनी कोई मामूली इंसान तो थे नहीं। वो सिरियाक, पर्शियन, हिब्रू और यहाँ तक कि संस्कृत जैसी कई भाषाएं जानते थे। सोचिए ज़रा, उन्होंने अरेबिक ट्रांसलेशंस के जरिए ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे प्लेटो को भी पढ़ा था। और जब वो भारत आए तो उन्होंने कई साल यहाँ के ब्राह्मण पंडितों और स्कॉलर्स के साथ बिताए। क्यों? ताकि वो भारत के धर्म, फिलॉसफी और साइंस को डायरेक्टली, मतलब सीधे सोर्स से समझ सकें। और उनकी इसी गहरी स्टडी का नतीजा थी ये ज़बरदस्त किताब, किताबुल हिंद। अरबी में लिखी हुई, 80 चैप्टर्स में बटी हुई, ये एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। इसमें उन्होंने भारत के धर्म, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, रीति रिवाज, कानून, मतलब सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है। उनका स्टाइल भी बड़ा यूनिक था, ऑलमोस्ट मैथमेटिकल। पहले एक सवाल उठाते थे, फिर संस्कृत ट्रेडिशंस के हिसाब से उसे एक्सप्लेन करते, और फिर एंड में उसे दूसरे कल्चर्स से कंपेयर करते थे। कमाल है। अच्छा, एक और ख़ास बात, अल बिरूनी बहुत सेल्फ अवेयर थे। उन्होंने खुद उन मुश्किलों के बारे में लिखा जो उन्हें भारत को समझने में आ रही थीं। उन्होंने 3 बड़ी बाधाएं गिनाई। पहली, लैंग्वेज। भाई, संस्कृत और अरेबिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। दूसरी, रिलीजन। यहाँ के धार्मिक विश्वास और तौर तरीके उनके लिए एकदम नए थे। और तीसरी, एटीट्यूड। उन्होंने लिखा कि यहाँ के लोकल लोग थोड़े अलग थलग रहते थे। अपने ज्ञान पर उन्हें बहुत गर्व था, जिस वजह से वो बाहर वालों से ज्यादा खुलते नहीं थे। सोसाइटी को समझने की अपनी कोशिश में अल बेरूनी ने वर्ना सिस्टम के बारे में भी लिखा, और उन्होंने इसे ठीक वैसे ही एक्सप्लेन किया जैसा हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद और पुराणों में लिखा है। उन्होंने बताया कि सबसे ऊपर ब्राह्मण हैं, जिनका जन्म ब्रह्मा के सिर से हुआ। फिर क्षत्रिय, जो उनकी भुजाओं और हाथों से आए। उसके बाद वैश्य, जो जांघों से पैदा हुए। और आखिर में शूद्र, जिनका जन्म पैरों से हुआ। तो इससे साफ पता चलता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से टेक्स्ट बेस्ड थी, किताबी थी। चलिए, अब टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं और मिलते हैं हमारे दूसरे ट्रैवलर से। ये है 14th सेंचुरी के इब्न बतूता, जो आए थे मोरक्को से। अब ये अल बिरूनी से बिल्कुल अलग थे। इनका मकसद किताबें पढ़ना नहीं था, बल्कि दुनिया को अपनी आंखों से देखना था, उसे एक्सपीरियंस करना था। एक सच्चे एडवेंचरर कह सकते हैं आप। जरा इनके सफ़र का स्केल तो देखिए। 1333 में वो सेंट्रल एशिया के रास्ते सिंध पहुंचे। फिर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी यानी जज भी बन गए। और तो और, यहीं से उन्हें चीन का एम्बेसडर बनाकर भी भेजा गया। लगभग 30 साल। सोचिए, 30 साल घूमने के बाद 1354 में वो अपने घर मोरक्को लौटे। उनका मानना साफ था, असली ज्ञान किताबों में नहीं, सफ़र में मिलता है। उनकी किताब रिहला उनकी इसी सोच को दिखाती है। वो कहते थे कि सफ़र आपको पहले तो स्पीचलेस कर देता है और फिर आपको एक स्टोरी टेलर बना देता है। उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, उसे एक कहानी की तरह ही अपनी किताब में लिख डाला। इब्न बतूता को उन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी थी जो उनके होम ऑडियंस के लिए एकदम नई थीं। फॉर एग्जाम्पल, नारियल। उन्होंने उसे कैसे डिस्क्राइब किया पता है? एक इंसान के सिर की तरह, जिसमें 2 आंखें हैं, एक मुंह है, और उसके जो रेशे हैं वो बालों जैसे हैं। कितना क्रिएटिव है। इसी तरह उन्होंने पान के पत्ते और उसे सुपारी के साथ चबाने के रिवाज के बारे में भी बहुत डिटेल में लिखा। इब्न बतूता के हिसाब से भारत के शहर, स्पेशली दिल्ली,
मौकों से भरे हुए थे। ये शहर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड थे, बहुत प्रॉस्परस थे। यहाँ के बाजार हमेशा चहल पहल और रंग बिरंगी चीज़ों से गुलजार रहते थे। मतलब उनके लिए ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ अगर आपके पास स्किल है, हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसने उन्हें सच में हैरान कर दिया, वो थी भारत की पोस्टल सिस्टम। आप यकीन नहीं करेंगे, ये इतनी एफिशिएंट थी कि जहां सिंध से दिल्ली आने में नॉर्मल ट्रैवल में 50 दिन लगते थे, वहीं जासूसों की खबरें सुल्तान तक सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थीं। कमाल है। और ये 2 तरह की थीं। एक थी हॉर्स पोस्ट, जिसे उलुक कहते थे, और दूसरी थी फुट पोस्ट, जिसे दावा कहते थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि पैदल डाक यानी दावा घोड़ों वाली डाक से भी तेज थी। अब आप पूछेंगे कैसे? तो सुनिए। हर 1/3 मील पर एक चौकी होती थी। डाकिया एक हाथ में चिट्ठी और दूसरे में घंटियों वाली एक छड़ी लेकर जितनी तेज हो सके दौड़ता था। अगली चौकी पर बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते ही तैयार हो जाते। जैसे ही डाकिया पहुंचता, वो उससे चिट्ठी लेते और आगे की तरफ दौड़ पड़ते। ये एक नॉन स्टॉप रिले रेस की तरह चलता रहता था, जब तक कि चिट्ठी अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब चलते हैं 17वीं सदी में और मिलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी ट्रैवलर से, फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस से आए थे। वो पेशे से एक डॉक्टर थे और उनका नजरिया वो अल बिरूनी और इब्न बतूता से बिल्कुल अलग था। वो भारत को यूरोप के चश्मे से देख रहे थे और बस लगातार कंपेयर कर रहे थे। बर्नियर भारत तब आए जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। उन्होंने यहाँ पूरे 12 साल गुजारे। पहले तो वो मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह के फिजिशियन यानी डॉक्टर थे और बाद में मुगल दरबार के एक बड़े अमीर के साथ रहे। तो जाहिर है इससे उन्हें पावर कॉरिडोर्स को, सत्ता के गलियारों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। बर्नियर ने जो लिखा वो सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं थी। वो लगातार भारत को यूरोप से कंपेयर कर रहे थे और उनका असल मकसद था यूरोप के पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करना। वो भारत की हालत को अक्सर दयनीय या डिप्लोरेबल बताते थे, ताकि यूरोपियन देश वो गलतियां ना दोहराएं जो उनके हिसाब से मुगल भारत में हो रही थीं। तो उनकी सबसे बड़ी दलील क्या थी? बर्नियर के मुताबिक भारत की सारी समस्याओं की जड़ एक ही थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का न होना। उनका मानना था कि यहाँ सारी की सारी जमीन का मालिक बादशाह है और इसी वजह से ना तो किसान और ना ही जमींदार जमीन को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करते हैं। नतीजा, खेती बर्बाद और किसान बदहाल। जबकि यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों को मेहनत करने के लिए इंसेंटिव देती थी, प्रोत्साहित करती थी। और ये कोट बर्नियर की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। वो लिखते हैं कि मुगल भारत का बादशाह भिखारियों और बर्बर लोगों का राजा है। इसके बड़े शहर और कस्बे तबाह हो चुके हैं और इसके खेत झाड़ियों और जहरीले दलदल से भरे हैं। ये बहुत ही हार्श और शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया डिस्क्रिप्शन था, जो खास तौर पर उनके यूरोपियन रीडर्स के लिए लिखा गया था। बर्नियर ने भारतीय समाज की उन प्रथाओं पर भी बहुत डिटेल में लिखा जो उन्हें बारबरिक यानी बर्बर लगती थीं। इनमें से एक थी सती। उन्होंने अपनी आंखों से देखी एक घटना का इतना खौफनाक और दिल दहला देने वाला जिक्र किया है कि उसे पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लिखते हैं, लाहौर में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान विधवा को बलि चढ़ते देखा, जिसकी उम्र मेरे हिसाब से 12 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी। वो बेचारी छोटी सी बच्ची जिंदा से ज़्यादा मुर्दा लग रही थी। बर्नियर ने यह भी नोट किया कि जहाँ कुछ औरतें अपनी मर्जी से ऐसा करती थीं, वहीं बहुत सी औरतों को इसके लिए मजबूर भी किया जाता था। तो हमने 3 अलग अलग सदियों के 3 बिल्कुल अलग अलग ट्रैवलर्स को देखा। अब बड़ा सवाल ये है कि इनकी कहानियों ने मिलकर भारत की कैसी इमेज बनाई और हमारे इतिहास को शेप कैसे किया। तो इन शॉर्ट हमारे पास 3 ट्रैवलर्स और उनके 3 अलग अलग लेंसेज हैं। पहला अल बिरूनी का एकेडमिक लेंस, जिनका मकसद था भारत को उसके अपने ही टेक्स्ट के जरिए समझना। दूसरा इब्न बतूता का क्यूरियस लेंस, जो हर अनोखी और नई चीज को डिस्क्राइब करना चाहते थे। और तीसरा बर्नियर का क्रिटिकल लेंस, जो भारत की हर चीज को यूरोप के तराजू पर तौलकर अपना फैसला सुना रहे थे। और ये सब हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं या किसी नए कल्चर से मिलते हैं, तो आप उसे समझने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? क्या आप एक स्कॉलर की तरह उसे उसकी अपनी शर्तों पर समझने की कोशिश करते हैं, या एक क्यूरियस ट्रैवलर की तरह उसकी अनोखी बातों पर बस हैरान होते हैं, या फिर एक क्रिटिक की तरह उसकी तुलना अपनी दुनिया से करने लगते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।